अ, साथियों, आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल पे 3 बिंदु लिखे हुए थे। किन्सियोलॉजी के सहायक विज्ञान के रूप में मैकेनिक्स को बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स 3 विषय लिखे गए थे। यानी कि यांत्रिकी, जैव यांत्रिकी और खेल जैव यांत्रिकी की बात हो रही थी। हम लोग उसी तीनों विषय के बारे में बात करेंगे। किसने शुरुआत की, कब शुरुआत की और शुरुआत करने के उसकी ध्येय क्या थी, यानी इन विषयों के कंसेप्ट क्या है, उसकी उत्पत्ति के बारे में और ये सोच कहाँ से आई कि इस विषय को लाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैकेनिक्स, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स और बायोमैकेनिक्स तीनों में क्या होता है, मैकेनिक्स शब्द कॉमन होता है। यानी कि सबसे पहले हमें समझना होगा मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स क्या है। ठीक है ना, यानी कि यांत्रिकी। मैकेनिक्स की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, यांत्रिकी। देखिए, यांत्रिकी जो होता है विज्ञान की एक शाखा होती है। साइंस आप क्या होता है, ब्रांच, है ना, ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखा होती है। और ये 2 विषयों से मिलकर बना होता है यांत्रिकी। इसमें जो होता है, एक होता है भौतिकी की रूल को देखा जाता है, यानी कि हम फिजिक्स के लॉ का अप्लाई करते हैं, और इसकी जो गणना होती है ये हम क्या करते हैं, गणित के माध्यम से करते हैं, यानी कि गणितीय फार्मूले का भी प्रयोग किया जाता है। तो 2 विषयों का इसमें अंदर समावेश होता है। विज्ञान की एक शाखा, इसके अंदर भौतिकी और गणित दोनों का समावेश होता है। ठीक है, इसी आधार पे तो ही गैलीलियो ने आगे चल के लॉ ऑफ नेचर को, प्रकृति के नियम को गणितीय रूप में परिभाषित करने का भी काम किया था। तो हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स, यांत्रिकी की। तो यांत्रिकी के अंतर्गत हम 2 विषयों की बात करते हैं, सिर्फ गति और बल, 2 विषयों पर बात करते हैं और इसी पर परिभाषित करते हुए कहते हैं कि हमारे अंदर जो गति होती है, ये हमारे अंदर एक गति हो रही, गति के ऊपर बल इंप्लीमेंट होते हैं, बल काम करते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, उसके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन होता है गति के अंदर। इस बल के कारण गति के अंदर एक परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, बलों का प्रभाव, है ना, प्रभाव हमें दिखता है, प्रभाव दिखाई देता है। तो जब हम गति के ऊपर लगने वाले बल और बलों के प्रभाव का जब हम अध्ययन करते हैं, तो वही हमारी यांत्रिकी, मैकेनिक्स कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जो हमारे गति पर लगने वाले बल और बलों के प्रभाव का अध्ययन करता है। या फिर मैं इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी जो स्थिति होती है या किसी भी पदार्थ की स्थिति होती है, उसकी स्थिति को प्रभावित करने वाले बल और उस बलों के प्रभाव का अध्ययन क्या करते हैं, मैकेनिक्स के अंतर्गत हम करते हैं। ठीक है, और इसका सबसे पहले दुनिया को परिचित कराने का काम, आधुनिक समय की बात हम कर रहे हैं, आधुनिक समय में, है ना, आधुनिक समय की जब बात करते हैं तो इसका सबसे पहले परिचय किसने कराया था, परिचय की जब हम बात कराते हैं इस विषय के बारे में, तो गैलीलियो गैलीली का नाम आता है। गैलीलियो का नाम आता है। और जो गैलीलियो का समय काल की बात करते हैं तो ये 1564 से लेके 1643 एडी तक इनका समय काल आता है, और इसी दौरान इन्होंने इस विषय के बारे में बात करते हैं। और इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे टर्म आते हैं, 5-6 टर्म हम लोग आगे के विषय में बात करेंगे, इसके बारे में समझाने का काम किया था। तो यहाँ तक आपने समझा यांत्रिकी क्या है, और इसके अंतर्गत हम 2 बस चीज़ों की बात करेंगे, गति और बल। गति के ऊपर इस बल और बल का जो प्रभाव होता है उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, यही हमारी मैकेनिक्स कहलाती है। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक और व्यक्ति आते हैं 18वीं सदी के अंतर्गत। ठीक है, माफ कीजिएगा, एक मानव होता है, जो मानव हमारा शरीर होता है। अब क्या करना है, जब यांत्रिकी हमें मिली या उसके अंदर हम गति के ऊपर बल का अध्ययन कर रहे हैं, तो एक मानव के ऊपर या जो ऑर्गेनिक सिस्टम होता है, यानी कि जो जीवित प्राणी होता है, इसके अंदर भी गति होता है, और गति के लिए हम कहते हैं ना, बल जिम्मेदार होता है। तो यानी कि हमारे ऊपर भी गति चल रही है, तो उसके ऊपर बल और बल के प्रभाव दिख रहा है। ठीक है, तो जब इसके बारे में हम बात करते हैं, तो जो मानव होता है, तो मानव के ऊपर, जब हम मानव के ऊपर बात करते हैं, यांत्रिकी सिद्धांत का तात्पर्य यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यांत्रिकी सिद्धांत का तात्पर्य यहाँ पे ये चीज दिख रहा है कि जो हमारे अंदर गति हो रही है, उस गति के लिए बल और बलों का प्रभाव दिख रहा है। ठीक है ना, तो यांत्रिकी सिद्धांत यानी कि बल, यानी कि हमारी गति पर, यानी कि
हमारी गति पर क्या होता है, बल व बलों के प्रभाव का जो अध्ययन होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, अध्ययन करते हैं। तो अब चूंकि ये क्या हो, मानो क्या हो गया, एक ऑर्गेनिक चीज होती है, यानी कि जीवित प्राणी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जैविक कहेंगे। तो जैविक से ही क्या शुरुआत हो जाती है, यही से हमारे जैव यांत्रिकी की शुरुआत होती है। जैव यांत्रिकी की शुरुआत है ना, शुरुआत होती है। ठीक है, अब कैसे शुरुआत हुई आगे हम लोग और इस चीज को स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हम इन पूरे चीजों को हटाते हैं। ठीक है, अपने मैकेनिक्स को समझ लिया, अब हम इसके वजह से बायोमैकेनिक्स की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, घबराने की बात नहीं, आराम से चीज़ों को हम लोग समझते हुए आगे चलेंगे। और ये मार्कर कभी कभार स्लो हो जा रहा है, इसका वजन ये है कि ठंडी के वजह से जो मार्कर है ना, क्लियर नहीं चल पाता। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, एक व्यक्ति हुआ करते हैं, उनका नाम था जियानियो अल्फांसो बारेली। जब हम जियानियो अल्फांसो बारेली की बात करते हैं तो इनका जन्म जो था नेपाल के रहने वाले थे। जियावानो था इनका नाम, जियावानो अल्फांसो बारेली। ठीक, बारेली ये नेपाल के रहने वाले थे। और इन्होंने ही जो गैलीलियो द्वारा दिया गया यांत्रिकी सिद्धांत था, इन्होंने क्या किया, गैलीलियो के जो यांत्रिकी सिद्धांत है, यांत्रिकी सिद्धांत को ही सबसे पहले क्या किया, जीवों के ऊपर अप्लाई किया था, है ना, जीवों के ऊपर, यांत्रिकी सिद्धांत को जीवों के ऊपर प्रयोग किया। यानी इससे पहले आपको एकदम नीचे एक सेंटेंस लिखवाया ना कि जब मानव के ऊपर, मानव मतलब एक जीव है ना, तो मानव के ऊपर जो गति हो रहा है, उस गति के लिए बल और बलों का, उस गति के ऊपर जो बल और बलों का प्रभाव पड़ रहा था, तो वो एक जीवित प्राणी के अंदर हो रहा था, इसलिए एक उसे जैव बायोमैकेनिक्स कहा गया। और इसकी न्यू जो थी जियानियो अल्फांसो बारेली ने किस प्रकार से दिया, इसके बारे में हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो उन्होंने यांत्रिकी सिद्धांत किसका, गैलीलियो का इंप्लीमेंट किया, किसके, जीवों के ऊपर। ठीक है, और जब जीवों के ऊपर इसको इंप्लीमेंट किया तो जो इसके सिद्धांत थे, जो यांत्रिकी सिद्धांत थे, उसको क्या किया, विश्लेषणात्मक तरीके से प्रयोग करना शुरू किया। किसके ऊपर, जीवों के ऊपर। मैंने आपको पहले भी इस चीज को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो जब हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं इसी क्रम में, तो इन्होंने क्या पाया कि शरीर के अंदर जो होता है, बल का निर्माण कौन करता है, पेशियां करती है। और जो हमारे ऊपर, हमारे शरीर के अंदर गति होती है, गति के लिए अस्थियां जिम्मेदार होते हैं, लेकिन गति कहाँ पे होता है, जोड़ों पर होता है ना। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होती है, जिम्मेदार हमारे अस्थियां होती हैं। तो इस आधार पर इन्होंने समझाया कि जो भी हमारे शरीर के अंदर गतियां होती हैं या फिर बलों का प्रभाव देखने को मिलता है, वो हमारा मस्कुलो यानी कि मसल्स और हमारे अस्थियों के वजह से होता है। और इन दोनों के वजह से ही क्या होता है, सामंजस्य से हमारे जोड़ों के ऊपर मूवमेंट आरंभ हो जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने समझाने का क्या प्रयास किया था, इसको आगे देखते हैं। तो न्यूटन ने इस गति के आधार पर न्यूटन नहीं, जियानियो अल्फांसो बारेली ने, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, नाम लेने में भूल गया मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हम संतुलन की बात कर रहे हैं, गति की बात कर रहे हैं और बल की बात कर रहे हैं। तो गति के जो नियम थे उन्होंने न्यूटन ने ही दिए थे, लेकिन इससे पहले भी अल्फांसो बारेली ने गति की बात किया था। ठीक है, अल्फांसो बारेली ने क्या किया, शरीर के अंदर जो गति होती है, बारेली ने शरीर में क्या हुआ, जोड़ों पर
जोड़ों पर गति जो हमारी होती है, जोड़ों पर गति होती है। तो जब गति होती है तो गति को सही तरीके से संपादित करने के लिए हमें क्या चाहिए? संतुलन चाहिए। ठीक है, गति होती है तो इसके लिए और संतुलन कहाँ से आता है? बलों के माध्यम से ही तो हम संतुलन का निर्माण कर पाते हैं। तो इसके लिए संतुलन के लिए क्या होता है? आवश्यक बलों का इन्होंने क्या किया था? बलों का गणना किया था। ये चीजें समझाने का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में गति होती है, गति कहाँ पे संपादित होती है? जोड़ों के ऊपर होती है। और गति तभी संपादित सही तरीके से आप कर पाएंगे जब आपके जोड़ों के ऊपर एक संतुलन होगा। और उस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बल की आवश्यकता पड़ेगी। तभी तो हम अगर मान लीजिए असंतुलित बल होता है और इसकी वजह से हम असंतुलित हो रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं? दूसरे साइड से भी एक बल लगाते हैं जिसकी वजह से दूसरा जो बल ज़्यादा हो रहा था, हम असंतुलित करने के लिए उस बल को संतुलित करने का काम करता है, हम गति को संपादित कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आगे चलते हैं तो इसी आधार पर इन्होंने एक चीज़ बताया, और ये संसार के पहले व्यक्ति थे जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। क्या बताया था? ठीक, इसी आधार पर इन्होंने एक चीज बताया और संसार के पहले व्यक्ति बने। संसार के पहले व्यक्ति बने। ठीक है, किस चीज के लिए बताया? कि जो हमारा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो हमारा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम जो होता है बल का निर्माण करता है और उसके वजह से हमारे शरीर के अंदर गति उत्पन्न होती है। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में इन्होंने एक लीवर की बात की थी, लीवर के बारे में बताया। ठीक है, सबसे पहले शरीर के अंदर लीवर की जब बात करते हैं तो इन्होंने ही सबसे पहले बताई ह्यूमन लीवर के बारे में। ठीक, लीवर के बारे में बताया और ये लीवर क्या करता है? शरीर में गति सिर्फ उत्पन्न करता है, शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होता है। और हम जब लीवर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को पढ़ेंगे कि जो पहला लीवर होता है संतुलन के लिए काम करता है, दूसरा लीवर जो होता है बल के निर्माण के लिए काम करता है, तीसरा जो लीवर होता है वो क्या करता है? गति के निर्माण के लिए काम करता है। तो यहाँ पे हमारे शरीर में इन्होंने गति की बात की थी कि जो लीवर बनता है एक गति के रूप में काम करता है। अर्थात शरीर में तृतीय प्रकार के लीवर का उल्लेख की, तो तृतीय प्रकार के लीवर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तृतीय प्रकार के लीवर की इन्होंने व्याख्या की और बताया कि ये गति उत्पन्न, अगर ये तीसरे की वजह से हमारे अंदर एक गति उत्पन्न हो रही है तो इस गति को उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ेगी ना। और हमें पता होना चाहिए ये चीज़ें कि जब हम लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, जड़त्व का नियम, तो वहाँ पे गति का भी जड़त्व पढ़ते हैं हम और स्थिर का भी जड़त्व पढ़ते हैं। तो जड़त्व का मतलब ये होता है कि हमारी स्थिति को बनाए रखना, जो भी स्थिति होता है। तो जब उसकी स्थिति को आपको परिवर्तित करना होगा तो जड़त्व भी क्या, एक प्रकार का बल होता है। तो मान लीजिए कि 5 न्यूटन के बल के वजह से हम या तो स्थिर है या तो गतिशील है। तो जब इस 5 न्यूटन के बल से हम अधिक बल लगाएंगे तभी तो हमारी स्थिति परिवर्तित होगी। तो यानी कि हमारी गतिज अवस्था जो हमारी होती है, शरीर को गति प्रदान करना है, तो हमारी जो स्थिति होती है पहले से जितना बल हमारे ऊपर लग रहा है उससे अधिक बल लगाना पड़ेगा हमारे शरीर के द्वारा, तभी तो हमारे अंदर एक गति उत्पन्न होगा। ठीक है, तो उसी चीज को ये बताया कि हमारी जो लीवर काम करता है ये गति उत्पन्न करता है। अर्थात यांत्रिकी के सिद्धांत से देखें तो तृतीय प्रकार के लीवर उत्पन्न करता है गति। तो इसके लिए, इस गति के लिए जो होता है, पेशियां हमारी जो होती है, पेशियां जो होती हैं, हमारी जो गति होती है, गति का विरोध करने वाले जितने बल होते हैं उन बलों से ज़्यादा बल लगाती है, इस वजह से हमारा शरीर गतिमान हो जाता है। ठीक है, तो पेशियां जो होती हैं विरोध करने वाले जो बल होते हैं, विरोध करने वाले बलों से ज़्यादा
क्या करती है? बल उत्पन्न करती है, बल उत्पन्न करती है। ठीक है, और जब ये ज़्यादा बल उत्पन्न करने वाला हो जाएगा तब क्या होती है? शरीर में गति उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, और हम क्या करते हैं? अपने काम को बेहतर तरीके से संपादित कर पाते हैं। यही था हमारा बायोमैकेनिक्स, जैव यांत्रिकी का सिद्धांत, और इसके जन्मदाता के रूप में अल्फांसो बारेली को जाना जाता है। और इसके लिए जब हम बात करते हैं अल्फांसो बारेली की, जब हम अल्फांसो बारेली की बात करते हैं तो इन्होंने एक प्रकार के बुक लिखे थे, और इन सभी जो अपने सिद्धांत थे इसका उल्लेख, और इन सिद्धांतों का, इन जो सिद्धांत है, सिद्धांतों का उल्लेख, जब हम उल्लेख की बात करते हैं तो ये अपनी पहली पुस्तक उल्लेख जो था अपनी पुस्तक, इनकी जो एक पुस्तक हुआ करती थी उसका नाम था डी मोंटू एलिमिलियन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक, डी मोंटू एनिमिलियम, डी मोंटू एल्यूमिनियम नाम इनकी पुस्तक का नाम था। इन सारे चीज़ों का उल्लेख इन्होंने किया था, और जब इन्होंने इतना बेहतर काम किया बायोमैकेनिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, कि किस प्रकार से हमारी शरीर भी एक यांत्रिकी सिद्धांतों का पालन करके किसी भी गतिविधि को बेहतर तरीके से संपादित कर पाती है या अपनी अवस्था को परिवर्तित कर पाती है, तो इसका सबसे बड़ा जो था प्रयोग अमेरिका के अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक फिर से नए विज्ञान की इन्होंने नींव डाल के चले गए थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के पश्चात इनको सबसे बड़ा सम्मान देने वाला अमेरिका बना। आगे समझते हैं वो सम्मान क्या था। ठीक है, जब आगे की ओर हम लोग चलते हुए बात करते हैं तो इनके जितने भी अभी तक इन्होंने कार्य अपने सिद्धांत बताए, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, इन्हीं के सिद्धांतों का उपयोग किया गया, अर्थात इन्हीं की जो कार्यशाला थी उसके आधार पर स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की शुरुआत की जाती। तो इनकी मृत्यु जो थी 31 दिसंबर सन 1679 में मृत्यु हो जाती है। किसकी? अल्फांसो बारेली की। ठीक है, इसके बाद की जब हम बात करते हैं तो इनके कार्यों की महानता से, चूंकि इन्होंने बायोमैकेनिक्स के क्षेत्र में काम किया था तो इनको सम्मान भी जो था अमेरिकन सोसाइटी ऑफ बायोमैकेनिक्स, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ बायोमैकेनिक्स ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार की बात करते हैं, मैकेनिक्स ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है, का नाम जो दिया था वो नीचे हम अभी लिख रहे हैं, आपके सामने है। का नाम इन्होंने जियोनान बारेली रखा। तो दोस्तों ये था हमारा मैकेनिक्स और बायोमैकेनिक्स। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स को हम सीखते हैं अगले वीडियो में। उसको किसने शुरुआत की, उसका कंसेप्ट क्या रहा, उन्होंने क्या चीज़ें खेल के क्षेत्र में की और हमारे प्रदर्शन को किस प्रकार से गुणात्मक तरीके से और मात्रात्मक तरीके से अध्ययन करने का काम किया था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको बेहतर लगा हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिएगा, और साथ में कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सबको जय हिंद।